चलिए, सबसे पहले लास्ट क्लास कुछ डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया था, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज बताई थी। और लास्ट क्लास जो एक टॉपिक देखा था हम लोगों ने वो ये था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, राइट। अभी क्या होता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक हमारे पास अगर रहता है तो ये रैंडम, यहाँ पे ये कुछ भी इस पे चार्ज अभी फिलहाल नहीं है, इस पे रैंडमली इसका मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ दे रहा होगा, ठीक है, और इसमें कोई चार्जेस नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते थे, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे ये मान लो हमारा डाइलेक्ट्रिक है और इस डाइलेक्ट्रिक को हमने कहाँ पे डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसा कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे क्या होता था हम लोगों का कि यहाँ पे इसका पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन का क्या मतलब कि चार्जेस आ जाते थे, ठीक है, इसके कॉर्नर्स पे चार्जेस आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पे आएगा ऐसा माइनस इस साइड में आता था और डेल माइनस आता था एक्चुअली, और इस साइड में क्या आता था, प्लस आता था। तो इस मेथड को, ये जो चीज था यहाँ पे हम लोग इसको बोलते क्या है, नाम क्या है इसका, इसका नाम है पोलराइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। हमने जो देखा था, ये देखा था कि लास्ट में यहाँ पे एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट होता है, राइट। और इसके अंदर इस प्लस माइनस चार्ज की वजह से ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आता था, ई आई, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, यानी कि ईएम बोलो या सिर्फ ई बोलो, ठीक है। और इस ई की जो वैल्यू होती थी वो ई की वैल्यू क्या होती थी, ई की वैल्यू होती थी ई नॉट माइनस इज इक्वल्स टू व्हाट, ई नॉट माइनस ई आई। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। चलो, इतना देखने के बाद आपको याद होगा कि डाई इलेक्ट्रिक था के, तो डाइलेक्ट्रिक के को हम लोग डिफाइन करते थे क्या, एंड याद करो कि डाइलेक्ट्रिक के होता था ई नॉट बाई ई। डिफाइन किया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता था वो हम लोग डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम, राइट। याद करो, ऐसा कुछ डिफाइन करते थे। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो तो यहां से आप लिख सकते हो ना कि EM इक्वल्स टू EM इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, EM कैन बी इक्वल टू E नॉट बाई के, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आया, एक आया क्या, EM की वैल्यू आई E नॉट माइनस ई आई, और दूसरी वैल्यू आई EM की E नॉट बाई के, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन आया डाइलेक्ट्रिक का, और ये आया आपका E नॉट माइनस ई आई जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को जरा हम लोग इक्वेट करते हैं। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो EM के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, E नॉट बाई के, ठीक है, और इक्वल टू E नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये होना चाहिए कि ई आई हम लोगों को निकालना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम टाइम हम लोगों को पता होता है, वो हम लोग किसी इक्विपमेंट से प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के साथ क्या होगा कि ई नॉट हम लोगों को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और आपको ई आई निकालना होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ होता है। तो आप देखो जरा सा, यहाँ से आप ई आई को क्या लिखोगे बाबू, ई आई को आप यहाँ से लिखोगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट माइनस ई आई आया, ठीक है, और ई नॉट माइनस ई आई आया तो आप यहाँ से ई आई को लिखोगे क्या, ई आई विल बी ई नॉट, मैं क्या कर रहा हूं, इस ई आई को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया और ये ई नॉट बाई के को राइट हैंड साइड में ले गया, तो ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई
के, ठीक है, के यहाँ पे सिर्फ इसमें होगा ई नॉट बाई के। अब यहाँ से ई आई यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, ई नॉट कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो तो ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के क्या है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला से हम लोगों को क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि जैसे ही हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये समझ आ गया सबको कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। चलो, अच्छा कोई आप लोग बता सकते हो कि अगर हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, राइट, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पे क्या चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो चार्ज आपका है ये तो पार्शियल चार्जेस आया ना, तो ये पार्शियल चार्जेस है तो हम लोग ये मान लो आया होगा सिग्मा माइनस, और यहाँ आया होगा सिग्मा प्लस, सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी, याद करो। तो क्या ये सिग्मा निकालने का तरीका आप बता सकते हैं, कोशिश करेंगे, बताएंगे कि सिग्मा कैसे निकालेंगे। याद करो जब कंडक्टर बता रहा था, कोई भी कंडक्टर बता रहा था तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बताई थी कि कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है वो E बराबर क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई के। नहीं रोशन, थोड़ा सा गड़बड़ है, याद करो कि E बराबर बताया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए, जब कंडक्टर बताना स्टार्ट किया था उसने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 प्रॉपर्टीज बताई थी कंडक्टर से, और वो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो आप लिख सकते हो ना कि इंड्यूस्ड, अगर EI रहेगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिखोगे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आपके पास क्या रहेगा, ई नॉट रहेगा, तो ई नॉट इक्वल्स टू सिंपली लिखोगे क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों की वैल्यू हम लोग पुराने इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुराना इक्वेशन क्या था, पुराना इक्वेशन इज EI इक्वल्स टू क्या, ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। तो इसमें मैं EI और E नॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो EI और E नॉट की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो बोथ साइड में एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिग्मा आई, सिग्मा टाइम्स ऑफ आई इक्वल्स टू, सिग्मा टाइम्स ऑफ आई नहीं, सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। बोलोगे सिग्मा आई क्या है, तो सिग्मा आई इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, सिग्मा आई क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी। चलो इतना तक मैंने बता दिया। अब आप लोग बताओगे कि अगर इंड्यूस्ड चार्ज पूछा जाए तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। इतना निकालने के बाद अभी आपको चाहिए QI, ये QI चाहिए, सिग्मा आई आ गया, अभी आपको चाहिए क्या, QI। तो QI कैसे निकालेंगे हम,
बताओ, कोई बता पाएंगे? दिमाग लगाइए थोड़ा। ठीक है, चलो एक ने सही बताया। याद करो, आपके पास, आपको मालूम है कि Q जो होता है, अरे सिग्मा जो होता है वो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो सिग्मा आई लिखोगे तो सिग्मा आई विल बी क्या, क्यू आई बाई ए, ठीक है। और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, दोनों की वैल्यू पुट करो, तो पुट करोगे तो सिग्मा क्यू आई जो आएगा वो क्यू आई आ जाएगा क्या, क्यू आई विल बी क्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के, क्योंकि ए जो बोथ साइड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये तीनों फॉर्मूला क्या बताता है कि जब डाइलेक्ट्रिक को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो चेंज हो जाता है, और कितना होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई के, क्यू आई इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखो, अभी आपने मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे देखा आपने कि डाइलेक्ट्रिक एक रखा हुआ था, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, चार्जेस उस पर नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में डाला तो एक्सटर्नल फील्ड में डालने के बाद ये चार्जेस इंड्यूस हुए। इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। याद रखिएगा, क्या, पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि इसमें पोल्स आ गए, पोल्स यानी चार्जेस आ गए, डुअल चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो पोल्स आ गए आपके पास, ठीक है। तो ये चूंकि पोल्स इंड्यूस हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो इसी मेथड, ये पूरे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो पोलराइजेशन हम लोग लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस या फेनोमेनन इन विच क्या हुआ था, चार्ज इंड्यूस हुआ था, कहां पे, डाइलेक्ट्रिक के एजेस पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फिनोमेनन इन विच चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द एजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कब हुआ था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे, तो अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is known as पोलराइजेशन, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं, सबको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे क्या हुआ, उस पे चार्जेस आ गए, कहां पे आ गए, एजेस पे आ गए। कब आए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको डिफाइन करेंगे क्या, द फेनोमेनन इन विच चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द एजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइजेशन। क्या डेफिनेशन याद हो गया सबको, हिंदी में याद हुआ कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद क्या हुआ, चार्जेस आए, साइड में क्या आ गए, चार्जेस। इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या सबको डेफिनेशन ये क्लियर है? चलो, और इस पोलराइजेशन को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिपीट करूं,
रिपीट ये बोल रहा हूं कि जैसे ही किसी डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे उसके एजेस पे चार्ज आएगी, और इसी पूरे फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, चलो अब पोलराइजेशन का एक और नाम है, पोलराइजेशन का एक और क्या नाम है, पोलराइजेशन का एक और नाम है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, कहीं पे पोलराइजेशन लिखा होगा और कहीं पे पोलराइजेशन डेंसिटी लिखा होगा, तो बोथ आर सेम। पोलराइजेशन इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, पोलराइजेशन इज आल्सो नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, अब पोलराइजेशन डेंसिटी है तो इसका एक और, पोलराइजेशन डेंसिटी का एक और डेफिनेशन। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज, पोलराइजेशन डेंसिटी is defined as electric dipole moment, electric dipole moment, dipole moment per unit वॉल्यूम। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जो ऊपर वाला था वो आपका थ्योरेटिकल डेफिनेशन में हम लोग उसको डिफाइन करते थे। ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो, तो P को हम लोगों ने डिफाइन किया, तो कैसे डिफाइन करेंगे, P इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग P वेक्टर से डिफाइन कर रहे थे, याद कीजिए, और वो होता था चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज इनटू लेंथ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे, और बाई वॉल्यूम, बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नाउ अब SI यूनिट इसका लिखेंगे, पोलराइजेशन का SI यूनिट। तो पोलराइजेशन का जब आप SI यूनिट देखोगे, तो पोलराइजेशन का SI यूनिट यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ऊपर चार्ज इनटू लेंथ है, चार्ज इनटू लेंथ। तो चार्ज का क्या होता है आपका कूलम, और लेंथ का क्या, मीटर। ठीक है, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, राइट। तो एक मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो आपके पास आएगा वो आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया SI यूनिट। नेक्स्ट देखेंगे डायमेंशन, डायमेंशन। अब डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ पे आप ही लोग बताओ, डायमेंशन आप ही लोग बताओ क्या होगा पोलराइजेशन का डायमेंशन। ऐसा यूनिट पहले निकाल दिया, डायमेंशन आप लोग बताओ, पोलराइजेशन का डायमेंशन क्या होगा। थोड़ा सा गड़बड़ है यार, ठीक से देखिए, टी का पावर -1 नहीं होगा, ध्यान से देखिए। हाँ ठीक है, चलो 2-3 लोग सही बोल रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, वाह गुड। और बाकी लोग को नहीं पता क्या, डायमेंशन निकालना नहीं आता है क्या 11th के बैच में? फिर सबको अभी 11th के बैच में बैठा दूं फिर से 11 बजे से, अभी इसके पहले 11th का ही क्लास लिया, यूनिट डायमेंशन खत्म हो चुका है वहां भी। बाकी लोगों को डायमेंशन नहीं पता पोलराइजेशन का, नहीं निकाल पाएंगे। देखो, ये कूलम का 80 होता है और ये L का पावर 2, तो फाइनल ml के पूरे के टर्म में लिखोगे ना अगर,
तो यूजुअली हम लोग इसको लिखेंगे एल का पावर -2 ए और टी, ठीक है। बट इसको हम लोग स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें एम नहीं है, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा m का पावर 0, l का पावर -2, ठीक है, t का पावर 1 एंड a। दिस वन इज द करेक्ट डायमेंशन, ठीक है। चलो अभी देखो ध्यान से सोचो, थोड़ा सा वापस से मैं पुराने फिगर्स पे आ रहा हूं। अभी जरा सा बताइए तो जरा सा कि अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा, ई नॉट जो है वो अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये चार्ज आया है नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, ये बढ़ेगा ये घटेगा? आप लोग बताइए कि अगर मैं ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने पे जो ये चार्जेस है पॉजिटिव वाले और ये जो चार्जेस है नेगेटिव वाले, ये बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? चलो बहुत लोग बोल रहे हैं इंक्रीज करेगा, ठीक है, बिल्कुल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अब सोचो जब ये इंक्रीज करेगा, ये चार्जेस इंक्रीज करेंगे, तो क्या ये चार्ज भी इंक्रीज करेगा? ये क्यू वाला जो चार्ज है पोलराइजेशन की वजह से ये चार्ज आ रहा है, क्या ये इंक्रीज करेगा ही ना, क्योंकि ये चार्ज तो वही चार्ज है। और जब चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये चार्ज इंक्रीज करेगा तो ये पोलराइजेशन की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये दोनों जब इंक्रीज करेगा तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, ठीक है, प्रैक्टिकली आप खुद देख रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होगा कि अगर P को बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो P भी बढ़ रहा है, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। P क्या है? P इज पोलराइजेशन एंड E इज व्हाट? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने पे P जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, राइट। तो ये P जो है पोलराइजेशन है, तो जब पोलराइजेशन हटता है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो K आता है। K क्या है? K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। K को क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रैक्टिकली जब इसको चेक किया जाता है तो P की जो वैल्यू होती है ना, जो P की वैल्यू आती है हमारे पास, तो वो P की वैल्यू क्या आती है? P इज इक्वल्स टू, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट सबको पता है, और एक आता है ची, इसको ची बोलते हैं, ठीक है, ची नहीं ची, ची ध्यान रखिएगा, इसको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, ची कहीं पे आया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये ची ई इंटू ई, बोलोगे सर ची क्या है? तो ची को हम लोग बोलते हैं री डैश ची, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? री डैश ची। पढ़ेंगे क्या? ई, ठीक है, ची ई पढ़ते हैं, और इसको बोलते क्या है? ये होता क्या है? ये होता है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए, ठीक है। सारी किताब में मैं पहले बता रहा हूं, कोई भी किताब आप खोलिएगा, नेट पे ढूंढिएगा, कहीं भी ढूंढिएगा, ये आपको हर जगह पे अलग अलग इक्वेशन मिलेगा। तो मैं जो बताऊंगा अगर उसको ध्यान रखेंगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बाकी जगहों से कहीं से भी उल्टा पुल्टा करके पढ़ेंगे मैक्सिमम टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कहीं भी पढ़िएगा वो कोई भी
जगह पढ़िएगा, कुछ भी कीजिएगा, क्लियर नहीं होने वाला। आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो आपका सिर्फ, और ये जो इक्वेशन आपको दिया है ये आपका ऐसा यूनिट में, अगर आप इसको, ठीक है, ये सीजीएस यूनिट में चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजीएस यूनिट में 1 होती है, राइट। तो आपके पास जो नोट, यहाँ पे मैं नोट में लिख दे रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज इन, नोट में ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो कैपिटल P इक्वल्स टू आप पढ़ रहे हो एप्सिलॉन नॉट GE, ठीक है, इनटू E, दिस फॉर्मूला इज इन SI यूनिट्स, ठीक है। फॉर्मूला किसमें है? इन SI सिस्टम, दिस फॉर्मूला इज इन SI सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होगा? CGS सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो फॉर्मूला हो जाएगा 2, सेकंड वाला लिखते हैं, P इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ होता है G इंटू E, ठीक है, GE इंटू E। अब मैक्सिमम लोग करते हैं क्या, एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक बार किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ेंगे, एक बार मान लो साइड बुक पढ़ेंगे। तो साइड बुक में दिया हुआ ये वाला और एनसीईआरटी में दिया हुआ ये वाला, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर बुक वाला, ये साइड बुक वाला सही है कि ये वाला सही है। सही दोनों है, याद रखिएगा, दोनों क्या है, सही दोनों है, मगर जो एनसीईआरटी दे रहा है वो एनसीईआरटी आपको बता रहा है एसआई सिस्टम में, और दूसरे जो बुक्स बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं सीजीएस सिस्टम, ठीक है। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है ना कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ताकि ये आपका आसान लगे देखने में, इसके मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे जाकर के आगे मैं एक डेरिवेशन करूंगा। उस डेरिवेशन में एनसीईआरटी का डेरिवेशन अलग मिलेगा और आपको बाकी दूसरे बुक्स का डेरिवेशन अलग मिलेगा। तो लेकिन किसी भी बुक में दोनों डेरिवेशन नहीं है। ऐसा होता ना कि किसी बुक में दोनों डेरिवेशन होता तो आपको क्लियर हो जाता, बट मैं दोनों डेरिवेशन कराता हूँ, एसआई में भी और सीजीएस में भी, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे। तो क्या ये दोनों चीज क्लियर है आपको? सबको ये चीज क्लियर है? ये बताओ। एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एग्जाम में डिपेंड करेगा कि आपको प्रूफ में पूछ क्या रहा है, ठीक है। प्रूफ में पूछेगा, अगर प्रूफ में अगर एसआई में पूछेगा, यूजुअली हम लोग एसआई का करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में एसआई वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एसआई वाला दिया हुआ है तो हम लोग एनसीईआरटी में एसआई वाला ही फॉलो करते हैं। बट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीजीएस के बेसिस में पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीजीएस के बेसिस पे पूछता है, तो उस टाइम आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो एसआई का है या सीजीएस का है। ऑब्जेक्टिव में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्टिव में सीजीएस वाला पूछता है, और थ्योरेटिकली जो है वो एनसीईआरटी में चूंकि एसआई में दिया हुआ है तो वो थ्योरी वाला एसआई में पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में सीजीएस वाला, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोगों का यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक था, वो डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो वो हम लोग आगे जाके करेंगे जब हम लोग कैपेसिटर थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बाद, ठीक है। आगे जाके हम लोग को देखना है कि जी और के का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। चलो, इसको देखने के बाद हम लोग एक चीज और, छोटा सा चीज है, वो छोटा सा चीज और देखते हैं हम लोग कि के की वैल्यू, ठीक है। देखो, आपने ऑलरेडी देखा कि के की वैल्यू जो है वो, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू जो है वो आपने देखा कि ई नॉट बाई ई है, राइट। तो ई नॉट बाई ई जो देखा, ई नॉट बाई ई नॉट बाई ई एम, और साथ में आपके पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि ई नॉट या फिर ई एम इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई। तो इससे आपको पता चल रहा है, देखो ई एम क्या होता है, ई नॉट माइनस ई आई। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ई नॉट हमेशा ई एम से बड़ा हो, राइट। देखो, क्योंकि ई नॉट हमेशा जो है वो ई एम से बड़ा होगा ना, क्योंकि उसमें कुछ घटा रहे हैं तभी दोनों बराबर हो रहा है,
घटाने पे ना बराबर हो रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ई नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई एम, और ई नॉट बाई ई एम इज, ई नॉट इज ग्रेटर देन ई एम, तो आप यहां से क्या लिख पाओगे, ई नॉट बाई ई एम, ई नॉट बाई ई एम इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ई नॉट बाई ई एम को ही क्या बोलते हैं, के, तो के जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। चलो दूसरा जो चीज देखते हैं, के जो होता है मेटल्स एंड कंडक्टर्स के लिए, के फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर्स इज इंफिनिटी, ध्यान रखिएगा, के फॉर metals, K for metals and conductors is infinity। बाकी K मैंने 2-3 चीजों की आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। K फॉर वाटर, याद करो, K फॉर वाटर, K किसको बोलते थे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को बोलते थे, और मैंने वाटर वाले चैप्टर में आपको बताया था, बता सकते हो कि K वाटर का कितना होता है, याद है किसी को, नहीं याद है, बाकी लोगों को किसी को नहीं याद, चलो एक का जवाब आया, ठीक है मनीष, गुड। के की वैल्यू 80 to 81 होती है, राइट, यूजुअली 80 लेके चलते हैं, मगर 80 to 81 होती है। फिर आपको के की वैल्यू बताई थी, ग्लास के लिए भी 3 to 4 होता है, माइका के लिए भी बताई थी, ठीक है, तो वाटर वाला याद रखना है। बाकी जो चीजें 3-4 फिर से बता रहा हूँ, एक बार जाके रिवीजन कर लेना। एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताई थी ना, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को ही हम लोग बोलते हैं के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी दिक्कत आज की क्लास में तो बताइए, क्योंकि मैं अभी फिर क्लास कंटिन्यू करूंगा, अभी एक और क्लास लूंगा तो उसमें इसके आगे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, आप लोग एक बार, मैं अभी वाला क्लास, अभी वाला सेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से रिज्वाइन करो, तुरंत रिज्वाइन करना, लेट मत करना, ठीक है।